Hello student, you are welcome again in biology for NEET by राजेश सर। और स्टूडेंट आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ प्रैक्टिस सेट नंबर 2 नीट के लिए। और इसमें मैं आपको बताऊं कि इसमें जो क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट किए हैं वो प्रीवियस ईयर के हैं, यानी 2019 के आए हुए कुछ क्वेश्चंस का कलेक्शन है ये। और इन क्वेश्चंस को देख करके आपको ये आइडिया होगा कि नीट में इतने आसान सवाल भी पूछे जाते हैं। जिन स्टूडेंट को ये आसान लगते हैं वो इसी तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहें तो वो कहीं ना कहीं सिलेक्शन की रेस में आ जाएंगे। और जिन्हें ये मुश्किल लगते हैं तो वो इस लेवल को मेंटेन करने की कोशिश करें। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन स्टूडेंट के व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ शुगर इन फ्लोएम। और ऑप्शंस दिए हैं नॉन मल्टी डायरेक्शनल, अपवर्ड, डाउनवर्ड एंड बाई डायरेक्शनल। तो स्टूडेंट यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज किया है इन्होंने। अगर ये मल्टी डायरेक्शनल लिखते तो ऑप्शन मल्टी डायरेक्शन वाला सही हो जाता। अब मल्टी डायरेक्शन तो है नहीं, तो इसका आंसर जो होगा स्टूडेंट वो आंसर होगा डी। और जो बाई डायरेक्शनल मूवमेंट है फ्लोएम का वो डिपेंड करता है स्टूडेंट सोर्स एंड सिंक रिलेशनशिप पे। और ये प्लांट टू प्लांट वेरी करता है, लेकिन यहाँ से आपको आइडिया होना चाहिए कि जो फ्लोएम का मूवमेंट है वो बाई डायरेक्शनल या मल्टी डायरेक्शनल यानी लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट भी हो सकता है। तो क्वेश्चन अच्छा था, ऑप्शन के हिसाब से आपको थोड़ा कंफ्यूज किया। और क्या बोलते हैं कि ये इसी तरह के क्वेश्चन जो है वो नीट देता है। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के डीएनए प्रेसिपिटेशन आउट ऑफ ए मिक्सचर ऑफ बायोमोलिक्यूल कैन बी अचीव्ड by treatment with isopropanol, chilled ethanol, methanol at room temperature and chilled chloroform। क्वेश्चन अच्छा है, टेक्निकल क्वेश्चन है, लेकिन बहुत बेसिक क्वेश्चन है स्टूडेंट। बहुत सारे स्टूडेंट तो 12th में डीएनए आइसोलेशन कर लेते हैं और इसका जवाब नो डाउट आप भी जानते होंगे बी है, यानी चिल्ड इथेनॉल। और ड्यूरिंग द आइसोलेशन ऑफ डीएनए चिल्ड इथेनॉल इज यूज्ड फॉर द प्रेसिपिटेशन ऑफ डीएनए। और मैं आपको बताऊं कि चिल्ड इथेनॉल का जो यूज़ है स्टूडेंट इसमें यानी इस एक्सपेरिमेंट में सबसे लास्ट में किया जाता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑर्गेनेली डज नॉट कंटेन डीएनए। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, बस इन्होंने कंफ्यूज किया है ऑप्शंस पे। जैसे पहले ऑप्शन में माइटोकॉन्ड्रिया आ गया, दूसरे ऑप्शन में क्लोरोप्लास्ट आ गया, यानी ऊपर के दोनों ऑप्शन तो कट हो गए। अब थर्ड ऑप्शन में लाइसोसोम और वैक्यूल आ गया, और फोर्थ ऑप्शन में न्यूक्लियर एनवेलप आ गया और माइटोकॉन्ड्रिया आ गया। यानी माइटोकॉन्ड्रिया में तो होता है, क्लोरोप्लास्ट पे भी होता है। फिर तो बचा कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बचा ऑप्शन नंबर 3 यानी सी। तो लाइसोसोम एंड वैक्यूल डू नॉट हैव द डीएनए इन देमसेल्स। तो स्टूडेंट आसान क्वेश्चन आएंगे ज़रूर, लेकिन आपको थोड़ा कंसंट्रेट रखना है, थोड़ा ध्यान देना है कि उन आसान क्वेश्चंस के वही जवाब दें जो सही है। एक्स्ट्रा थिंकिंग ना करें कि भाई इतना आसान क्वेश्चन तो नीट में पूछा ही नहीं जा सकता। तो पूछा जाएगा, ज़रूर पूछा जाएगा, बहुत आसान सवाल आएगा, उसका जवाब आप थोड़ा कंसंट्रेट करके करें, यानी ध्यान दे करके करें। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये देखिए अजीब क्वेश्चन है। ये कॉनकैनावेलिन है, कॉनकैनावेलिन ए क्या होता है? एल्कलॉइड, एसेंशियल ऑयल, लेस्टिन या पिगमेंट। अब ये क्वेश्चन आप तैयार नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जिसका आपको अगर जवाब पता है तो ही अटैम्प्ट करना है, अगर जवाब नहीं पता है स्टूडेंट तो बिल्कुल अटैम्प्ट नहीं करना है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी से रिलेटेड नहीं हैं, जो कहीं एक्स्ट्रा से पूछे गए तो देखते हैं। इसका जवाब है स्टूडेंट सी, यानी कॉनकैनावेलिन जो है वो अपने आप में लेसिटिन है और सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। और करता क्या है ये आपको दिख रहा होगा कि ये जो जो आरबीसी हैं उनको एग्लूटिनेट करता है।
यानी हैविंग द प्रॉपर्टी टू एग्लूटिनेट द आरबीसी। एग्लूटिनेशन मीन्स उसको जमाता है, उसको एग्लूटिनाइज करता है, तो कहीं ना कहीं उसको पार्टिकुलेट फॉर्म में लेकर के आता है आरबीसी को। तो इम्पोर्टेंट है, मैंने इसमें डाल दिया। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कि हाउ डज स्टेरॉइड हार्मोन इन्फ्लुएंस द सेलुलर एक्टिविटीज़। तो हार्मोन्स जो हैं सेलुलर एक्टिविटीज़ को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। स्टेरॉइड हार्मोन जो होते हैं स्टूडेंट, वो लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स होते हैं, तो वो कैसे सेलुलर एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करेंगे। ऑप्शन देखते हैं। चेंजिंग द परमिएबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन, बाइंडिंग टू द डीएनए एंड फॉर्मिंग देम हार्मोन कॉम्प्लेक्स। सी ऑप्शन है एक्टिवेटिंग साइक्लिक एएमपी जो लोकेटेड रहता है सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। एंड डी ऑप्शन है यूजिंग एक्वापोरिन चैनल एज सेकेंडरी मैसेंजर। तो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, यानी इसका लेवल मीडियम रखेंगे, ना तो इजी है ना डिफ़िकल्ट है, लेकिन जैसे ही आप सुनते हैं स्टेरॉइड हार्मोन का नाम, तो पहली बात तो आप समझ जाइए कि ये लिपिड लेयर को क्रॉस करने वाला हार्मोन है। तो चेंजिंग द परमिएबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन गलत बात है, ये ठीक नहीं है। और फिर बी ऑप्शन है बाइंडिंग टू डीएनए एंड फॉर्मिंग देम हार्मोन कॉम्प्लेक्स। तो अब आप समझ जाइए कि अगर डीएनए से बाइंडिंग का ऑप्शन है, यानी ये न्यूक्लियस के भीतर एंटर करने वाला हार्मोन है स्टेरॉइड हार्मोन स्टूडेंट। तो अगर यहाँ पर इसने डीएनए बता दिया, डीएनए के साथ बाइंडिंग बता दी है ऑप्शन में, तो इस ऑप्शन के होने के चांसेस सबसे ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि अगले ऑप्शंस जो हैं साइक्लिक एएमपी वाला ऑप्शन या एक्वापोरिन्स वाला ऑप्शन स्टेरॉइड हार्मोन से रिलेटेड नहीं है। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर भी बी ही होगा, यानी स्टेरॉइड हार्मोन डायरेक्टली एंटर इनटू द सेल एंड बाइंड with intracellular receptors in the nucleus to form hormone receptor complex। तो ये एक तरह का हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, और फिर वो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जो है वो डायरेक्टली एक्ट करता है ओवर द डीएनए मॉलिक्यूल। और मैं आपको बता दूं कि स्टेरॉइड हार्मोन हैविंग द कैपेसिटी टू चेंज द डीएनए या टू परफॉर्म द म्यूटेशन डायरेक्टली इनटू द डीएनए। तो स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग मस्कुलर डिसऑर्डर इज इनहेरिटेड। ये बार बार पूछा जाने वाला सवाल है, यानी डिसऑर्डर विच इज़ एबल टू इनहेरिट इटसेल्फ, इस तरह का क्वेश्चन लगातार पूछा जाता है नीट पे। ऑप्शन कुछ भी हो सकते हैं, लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है, तो आप ध्यान दीजिए। टिटैनी है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, माइस्थीमिया ग्रेविस है, फिर बॉटुलिज्म है। तो आपको समझना चाहिए स्टूडेंट कि टिटैनी जो है वो विटामिन से रिलेटेड डिजीज़ है, और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो है वही इसका जवाब है, यानी प्रोग्रेसिव डीजनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल मोस्टली ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर जिसका नाम है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। तो स्टूडेंट इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, आपको इसको देखना चाहिए कि अगर आप केवल एनसीईआरटी ओरिएंटेड स्टडी करके नीट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो आप ये मानिए कि वहाँ पर आप मोर देन 75 क्वेश्चंस की रीच में हैं, बशर्ते आपने एनसीईआरटी को अकॉर्डिंगली स्टडी किया हो, पढ़ा हो। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ गैसेज इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ये फिर एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ओजोन अमोनिया, ऑक्सीजन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। तो ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, और एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मल्टीपल फॉर्म में मिलते हैं स्टूडेंट। और जहाँ तक इस क्वेश्चन की बात है कि ग्रीन हाउस गैसेस के लिए कौन सी गैसेस जो हैं इन पेयर में जो दिए हुए हैं रिस्पॉन्सिबल हैं, तो स्टूडेंट इसका जवाब है डी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। कार्बन डाइऑक्साइड और जो मीथेन है स्टूडेंट, ये इंडिविजुअली एक बड़ा अमाउंट यानी कंट्रीब्यूट करती है। 60% जो कंट्रीब्यूशन है वो CO2 का है, और 40% कंट्रीब्यूशन जो है वो मीथेन का है।
ग्लोबल वार्मिंग के रिस्पेक्ट में देखें तो स्टूडेंट इस तरह का इजी जो क्वेश्चन सेटअप है वो नीट जो है वो आपको प्रोवाइड कराता है। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई बहुत लंबा चौड़ा कंसेप्ट पूछने वाला, इजी पूछेगा, एनसीईआरटी ओरिएंटेड पूछेगा, आपको एनसीईआरटी ही पढ़नी। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉज फॉर एनिमल एंड प्लांट बीइंग ड्रिवन टू एक्सटिंक्शन। ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी से है, हालांकि थोड़ा मेंटल एबिलिटी ओरिएंटेड क्वेश्चन है कि हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ड्रॉथ एंड फ्लड, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन या एलियन स्पीसीज इन्वेजन। तो इन चारों में से जब आप सवाल का जवाब बताएंगे, ऑब्वियस सी बात है कि चारों ऑप्शन अपनी अपनी जगह सही है, लेकिन उसने पूछा है मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट का मतलब ये है कि हमें एनसीईआरटी ओरिएंटेड होना पड़ेगा, यानी एनसीईआरटी में क्या जिक्र है इस क्वेश्चन के बारे में। तो स्टूडेंट एनसीईआरटी में जो जिक्र है उसमें इसका जवाब ए है, यानी हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉज है फॉर एनिमल एंड प्लांट बीइंग ड्रिवन टू द एक्सटिंक्शन। यानी इसकी वजह से जो एनिमल और प्लांट स्पीशीज़ हैं वो एक्सटिंक्ट हो रही हैं। इसका एक शानदार एग्जांपल है स्टूडेंट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। और जब वहाँ पर अगर रेन फॉरेस्ट है और बारिश ना हो तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा मास एक्सटिंक्शन एक साथ हो जाता है, यानी एक सीज़न में भी अगर हैबिटेट लॉस होती है तो मास एक्सटिंक्शन एक साथ हो जाता है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इसमें पूछा गया कि ग्रास लीव्स कर्ल इनवर्ड ड्यूरिंग वेरी ड्राई वेदर, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीज़न फॉर द फॉलोइंग। यानी ड्राई कंडीशन में जो ग्रासेस की लीव्स है वो अंदर की तरफ मुड़ जाती है, तो ये क्यों मुड़ जाती है? तो इसने ऑप्शन दिया है कि क्लोजर ऑफ स्टोमेटा नंबर, यानी स्टोमेटा जो है वो क्लोज हो जाते हैं, फ्लैसिडिटी ऑफ बुलिफॉर्म सेल्स, फिर दिया है श्रिंकेज ऑफ एयर स्पेस इन स्पॉन्जी मीजोफिल, और फिर दिया है स्टूडेंट टाइलोसिस इन वेसल्स। तो आसान क्वेश्चन है। जब भी आप कर्लिंग की बात करेंगे तो इसमें बुलिफॉर्म सेल्स इन्वॉल्व होती है, और बुलिफॉर्म सेल्स बिकम्स फ्लैसिड ड्यू टू वाटर लॉस, और इसकी वजह से जो लीव्स हैं वो ये कोशिश करती हैं कि वाटर लॉस जो है वो अब मिनिमम हो, और इसी वजह से वो अंदर की तरफ कर्ल हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं। यानी जो लीफ की कर्लिंग है वो किस लिए है स्टूडेंट्स? वो है टू मिनिमाइज द वाटर लॉस इन द ड्राई कंडीशन। अगर पानी नॉर्मलाइज कंडीशन में आ जाता है प्लांट के पास तो वापस वो अपनी कर्ल लीफ को फिर नॉर्मल पोजीशन में ले आता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये 10th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कमर्शियल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। यानी ये जो ऑप्शंस देख रहे हैं आप, साइक्लोस्पोरिन ए, स्टैटिन, स्ट्रेप्टोकाइनेज और लाइपेज, इन ऑप्शन के साथ क्वेश्चन जरूर बनाता है नीट, चाहे वो क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है वो साइक्लोस्पोरिन पे क्वेश्चन पूछ ले, वो स्ट्रेप्टोकाइनेज पे पूछ ले, लेकिन यहाँ पर जो पूछा गया क्वेश्चन है कमर्शियली ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, और स्टूडेंट इसका नाम है स्टैटिन, और आंसर है बी। यानी स्टैटिन जो है ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ईस्ट फंजाई और एक्ट एज ए competitively inhibiting the enzyme responsible for synthesis of cholesterol। यानी कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस के लिए जो एंजाइम है उनको इनहिबिट करने का काम करता है, इसलिए डॉक्टर्स जो हैं इसको कमर्शियली यूज़ करते हैं एज ए इनहिबिटिंग एजेंट, जिससे कि कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम किया जा सके। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। अगला प्रैक्टिस सेट आज ही डिलीवर करूँगा रात में, यानी कल आपको मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग और धन्यवाद।